आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे रेजोनेंस एनर्जी के साथ। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी के साथ, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में हम ये पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक में है और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। और वो पॉइंट ये है कि हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, हम लेते हैं साइक्लो, बल्कि यहाँ पर लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन की हम करेंगे हाइड्रोजिनेशन। जब इसकी हम हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका जो ये एक बॉन्ड है तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन आकर एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा। तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास जो होगा तो वो ये इस किस्म का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन आ गया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन गया है वो होगा साइक्लोहेक्सेन। पहले साइक्लोहेक्सीन था, यहाँ पर अभी साइक्लोहेक्सेन हुआ है। और साइक्लोहेक्सेन में हमारे पास जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है वो है 120 किलो जॉल। ठीक है, लेकिन इसी तरह अगर हम एक दूसरा कंपाउंड ले लें, ठीक है, और इसमें हम डिस्कस करें कि ये हमारे पास लेट से 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और फिर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करें, तो एक तो इतना याद रखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने डबल बॉन्ड होते हैं उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था तो एक H2 था, यहाँ पे 2 हैं तो 2 H2 इन्वॉल्व हुए हैं। और इसके नतीजे में फिर वही हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो एनर्जी है तो वो क्या हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से आ जाएगी 240 किलो जूल एनर्जी जो है तो वो इन्वॉल्व होती है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 3 है तो ये हमारे पास है, क्या हो जाएगा, शाबाश, ये हो जाएगा 135, क्या होगा, साइक्लो, शाबाश, साइक्लो हेक्सा ट्राइइन। यानी इसमें इस मर्तबा हमारे पास कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन भी क्या होगी 3H2 की। और यहाँ पे फिर उसी तरह क्या बनेगा, फिर उसी तरह फिर उसी तरह हमारे पास, ये नहीं, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होगी 360 किलो जूल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है तो ये तो एग्जैक्टली बेंजीन की तरह है। बेंजीन को भी अगर आप देखें उसमें भी हमारे पास 3 बॉन्ड हैं। और यहाँ पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा और 3 हाइड्रोजन इसके पास ऐड हुए तो इसमें से हमारे पास उसी तरह क्या बना, साइक्लोहेक्सेन बना। और साइक्लोहेक्सेन जब बना तो प्रैक्टिकली यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्व थी वो एनर्जी कितनी थी, शाबाश, वो एनर्जी थी 208 किलो जूल। ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास थ्योरेटिकली थी। थ्योरेटिकली मतलब हमने एक को मालूम किया तो फिर दूसरे और तीसरे को हमने इसी तरह कहा कि अगर एक पाई बॉन्ड 120 एनर्जी के साथ रिलेशन होता है तो 2 के साथ 240 होगा और 3 के साथ 360। और जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा तो एक्सपेरिमेंटली कितना था, 208। तो हमने कहा यहाँ पे तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटली का फर्क आ रहा है,
तो इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी बराबर है, किसके बराबर होती है? शाबाश, जो थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें जो डिफरेंस आता है, इसमें डिफरेंस आता है 152 किलो जॉल का। तो यही हमारे पास एक्चुअली क्या कहलाई जाती है? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? रेजोनेंस की डेफिनेशन ये हुई, शाबाश, रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या हुई? डिफरेंस, फर्क जो होगा बिटवीन किसके? बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल form and that of actual molecule, यानी बेंजीन एक्चुअल मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन हुई। तो इस आइडिया के मुताबिक आपको ईटा में आएगा एक एमसीक्यूज, तो आपको ये बिल्कुल कितनी दफा रिपीट हुआ है कि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होगी तो वो कितना है? वो 152 है। फिर आएगा कि थ्योरेटिकल कितनी थी? 360। फिर एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल 208 और थ्योरेटिकल का और एक्चुअल का जो डिफरेंस आता है वही आपके पास रेजोनेंस एनर्जी कहलाई जाती है। और रेजोनेंस एनर्जी, फिर ये एक दफा एमसीक्यूज में आए कि रेजोनेंस एनर्जी को हम किस टर्म में स्टडी करते हैं? रेजोनेंस एनर्जी को हम किस टर्म में स्टडी करते हैं? तो हम कहेंगे इसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में के टर्म में स्टडी करते हैं। देखिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को ही डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये आपके पास एक एमसीक्यूज जो है तो आ सकता है कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी को वी स्टडी इन द टर्म्स ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना। तो जब ये हम पढ़ लें, कल हमने रेजोनेंस पढ़ा, आज हमने रेजोनेंस एनर्जी को पढ़ा। इसके बाद हम रेजोनेंस एनर्जी के बाद जाएंगे रिएक्शंस पर। ठीक है, और रिएक्शंस जो है तो पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन, बेंजीन के रिएक्शंस का क्या किरदार है। रिएक्शंस, तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बताता चलूं। अगर मैं यहाँ पर ले लूं कि आपसे पूछूं ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास नॉर्मली कौन सा मॉलिक्यूल है? अल्कीन का मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इसी तरह मैं यहाँ पर आपको ले लूं एक और कंपाउंड जो आपको नजर आ रहा है, और ये आप बगैर किसी शक के आप मुझे कह देंगे कि ये हमारे पास कौन है? बेंजीन है। तो मेरी बात को बहुत गौर से सुने आप तमाम स्टूडेंट्स, और वो ये है कि अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है? अनसेचुरेटेड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो बेंजीन भी मेरे पास है अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखें, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दोनों अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है क्या है, और इसका मोस्ट फेवरेट रिएक्शन जो है तो क्या है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि इसका जो मोस्ट फेवरेट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि पाई बॉन्ड इसमें मौजूद है तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक आएगा और एडिशन करेगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी अनसेचुरेटेड की जो बुनियादी रिएक्शन होगा एमसीक्यूज के लिए याद रखें वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। लेकिन अगर यही बात मैं बेंजीन की तरफ आऊं तो फिर आप कहेंगे बिल्कुल जी ये भी तो अनसेचुरेटेड हैं। ये कौन सा? तो ये हमारे पास करेगा, शाबाश, ये करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिर स्टूडेंट्स यही पे गलती करते हैं या पूछते हैं कि सर क्यों, वजह क्या है? तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो पाई बॉन्ड है
इसका जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, वो लोकलाइज है। लोकलाइज का मतलब अपनी पोजीशन पे खड़ा है, उधर इधर नहीं जा रहा, लेकिन इसलिए आराम से आकर इलेक्ट्रोफाइल एडिशन कर लेता है। लेकिन अगर मैं बेंजीन में देखूं, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड हमारे पास क्या है, शाबाश, यहां पर हम लिखेंगे इसका पाई बॉन्ड हमारे पास डीलोकलाइज है। ईटा में अगर एमसीक्यूज आया कि both are unsaturated but one is undergoing electrophilic addition reaction while another undergoes electrophilic substitution reaction, what is the responsible force, तो उसका जवाब आप देंगे यानी व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, तो आप कहें कि अनसेचुरेटेड में लोकलाइज पाई बॉन्ड और इसमें हमारे पास डीलोकलाइज पाई बॉन्ड। तो फिर आप कहेंगे कि डीलोकलाइज में होता क्या है, उनमें होता ऐसे है कि ये पाई बॉन्ड कभी यहाँ पे आता है, कभी यहाँ पे आता है और कभी यहाँ पे आता है। डीलोकलाइज का मतलब है कि ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है। इस फिनोमेना को अभी आपने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, यानी इसमें रेजोनेंस मौजूद होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ से आता है तो उसके हाथ नहीं आता, यहाँ से आता है तो उसके हाथ नहीं आता, तो इसलिए हम कहते हैं कि बेंजीन जो है तो इसकी रेजोनेंस जो है तो ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है और यही ये रेजोनेंस इसको गिव स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी भी फराहम करता है। ये भी अपने साथ एमसीक्यूज में लिख लें, ठीक है, कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी देता है और रेजोनेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करवाता है बेंजीन से। तो ये बुनियादी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि क्यों बेंजीन अनसैचुरेटेड होते हुए भी अनसैचुरेटेड की तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करता बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो उसका रीजन क्या आएगा, उसके रीजन उसके एमसीक्यूज में क्या आएगा कि उसके जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हैं, उस इस डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस होती है और इस रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करता है और इसको स्टेबिलिटी भी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन, और हमारे पास रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को अगर हम पढ़ेंगे तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन में कौन कौन से हैं, शाबाश आपके पास बताते जाएं मुझे वन बाय वन, शाबाश। एक हमारे पास ये जो करता है एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन ये करेगा बहुत अच्छी तरीके से करेगा, लेकिन इसके लिए हार्श सिवियर कंडीशन होनी चाहिए। सिवियर कंडीशंस पे ये एडिशन भी करता है, लेकिन जो इसकी जो मोस्ट वो खुशी से जो करता है वो इसकी कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक, शाबाश, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बुनियादी करता है और इसके अलावा तीसरा भी एक रिएक्शन करता है जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, बेंजीन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपके कोर्स में ये नहीं है लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि एडिशन और ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ये भी एमसीक्यूज में आया है कि ये इसकी बेंजीन की कौन सी रिएक्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, यानी ये इसको दूसरे से जुदा रखता है, दूसरे और इसमें फर्क सिर्फ इसी यानी दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में फर्क इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बुनियाद पर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन में, फिर हमारे पास यहाँ पर जो दो रिएक्शन है आपकी बुक में, एक हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन और एक हेलोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन है और एक हेलोजिनेशन रिएक्शन है, सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और सिंपल एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये हमारे पास बुनियादी जो है ये कौन कौन से हैं, एक हमारे पास नाइट्रेशन है बेंजीन का, दूसरा हमारे पास कौन सा है, शाबाश, सल्फोनेशन,
सल्फोन, यही से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन से, इस तरह इसके अलावा नाइट्रेशन के अलावा क्लोरीनेशन भी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शन जो है बुनियादी तौर पे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। और इनको याद रखने के साथ साथ इनको समझना भी है। तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे शाबाश किसकी तरफ, नाइट्रेशन की तरफ, ठीक है, नाइट्रेशन की तरफ। लेकिन नाइट्रेशन से पहले अगर मैं आपको यहाँ पर बुनियादी करा दूं, मैं आपको पहले यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमारे पास क्या आएगा शाबाश, इसका जो मैकेनिज्म होगा, इसका जो मैकेनिज्म होगा शाबाश, वो कितने स्टेप्स पर है, मैकेनिज्म्स कितने स्टेप्स पर हैं शाबाश, आप स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। जिसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और लॉस ऑफ प्रोटॉन। मैकेनिज्म जो है तो कितने स्टेप्स पे मुश्तमिल हैं, 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल हैं। 3 स्टेप्स, पहला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, दूसरा हमारे पास है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और तीसरा हमारे पास है शाबाश लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे मैकेनिज्म के साथ साथ आपको कुछ एमसीक्यूज बताता चलूं कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड होता है एमसीक्यूज के लिए याद रखें, वो अपने एरोमेटिक जो कैरेक्टर होता है, इस एरोमेटिक कैरेक्टर को वो क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। और जब ये लॉस करता है तो ये क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। अभी मैं समझाऊंगा नाइट्रेशन और इसमें ये अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन जब लॉस ऑफ प्रोटॉन करेगा तो ये एमसीक्यू आप पे आएगा, तो फिर आप इसका जवाब देंगे कि इसमें जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो क्या हो जाता है शाबाश, वो रिस्टोर हो जाता है, दोबारा आ जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या मिलती है, इसको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने साथ याद रखें एमसीक्यूज के लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये भी पढ़ेंगे आगे, फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी आएगा कि इन विच स्टेप द कंपाउंड लॉस इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर एंड बिकम अनस्टेबल। तो आप कहेंगे कि जब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है तो उस वक्त। फिर अगला एमसीक्यू आएगा कि इन विच कैरेक्टर द कंपाउंड रिस्टोर इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर एंड बिकम स्टेबल। तो आप कहेंगे जब लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। अभी आप जहन में क्वेश्चन आएगा कि कैसे, तो ये तो उम्मीद करता हूँ आप रिपीटर स्टूडेंट होंगे, इस पॉइंट को आप जानते भी होंगे। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स नहीं भी जानता तो वो भी ये भी जान जाएगा जब हम यहाँ पे इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जब हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमारे पास NO2+ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं शाबाश, जिसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में नाइट्रो ग्रुप होगा। और यहीं पे आपसे एमसीक्यूज जो है तो पूछा गया है, एमसीक्यूज ये पूछा गया है कि ये किन कंडीशन में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको यहाँ पर एक मिक्सचर लेना है। और मिक्सचर जो है आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास लेट्स से
बेंजीन है, और जो मिक्सचर है तो वो है H2SO4 प्लस HNO3। ठीक है, तो इस मिक्सचर को, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि फॉर जब नाइट्रेशन होती है नाइट्रो ग्रुप बनाने के लिए, तो इसमें जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है, और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, टेम्परेचर को हाई रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन होगी, और अगर इनकी रिएक्शन को आप बहुत गौर से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं अगर इस मिक्सचर के रिएक्शन को देखूं तो ये हमारे पास NO2 हो गया, ये हमारे पास शाबाश क्या हो गया, ये हमारे पास HO यानी OH ग्रुप हो गया, यानी एज अ होल ये हमारे पास HNO3 है। इसको अगर मैं स्प्लिटेड फॉर्म में बना लूं, और यहाँ पे मेरे पास शाबाश क्या होगा, ये हमारे पास ये ग्रुप, ये असल में हमारे पास कौन है? H2SO4 है। तो इस पे कौन सी चार्ज अपेयरेंस होगी? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास स्पीशीज बनेगी, एक हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी NO2+। ठीक है, इसके अलावा ये स्पीशीज हमारे पास मिलेंगी, तो इससे हमारे पास बन जाएगा प्लस H2O, और प्लस अगर इस स्पीशीज को देखा जाए, इस स्पीशीज को अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगी शाबाश, HSO4 माइनस, जो फिर रिकवरी करेगा आखिर में आप पढ़ेंगे। तो ये आपके पास एक MCQs ये भी हो गया, इसको भी आपने इतना लाइट नहीं लेना, लाइट नहीं लेना। आपको आएगा कि नाइट्रेशन में क्या होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, नाइट्रो ग्रुप बनेगा। नाइट्रो ग्रुप किससे बनेगा? एक MCQ नाइट्रेटिक मिक्सचर है। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या चीज है? द मिक्सचर ऑफ H2SO4 HNO3 at which temperature 60 centigrade. Okay, what product will be formed by the reaction of the nitrating mixture? तो आप कहेंगे जी NO2 नहीं, NO2 तो उसकी एक स्पीशीज है, उसके साथ एक H2SO भी बनता है और एक HSO4 माइनस भी बनता है। अगर आगे व्हाट प्रोडक्ट आर दी फॉर्म्ड बाय नाइट्रेटिंग, तो सिर्फ NO2 नहीं लिखना, बल्कि आपको तीनों की तीनों स्पीशीज अगर आए तो आपको ऑप्ट करना है। हाँ, अगर आपको आप बताए कि नाइट्रो ग्रुप, तो वो इसका जो है तो एक हमारे पास क्या होगा स्पीशीज है पूरे रिएक्शन का। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 1 में हो गया। जबकि अगर आप यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में जाएं, स्टेप नंबर 2 में जाएं, तो यहाँ पे अभी हम लेंगे शाबाश, यहाँ पर अभी हम लेंगे NO2+ को लेंगे, और NO2+ का क्या करवाएंगे? अटैक करवाएंगे। जब वो NO2+ का अटैक करवाएंगे तो अटैक किस तरह का होगा? अटैक को आपको पता है कि ये कौन है हमारे पास, असल में ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रॉन की सर्च में यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा तो हमारे पास ये क्या मौजूद है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है तो ये इसके लिए बाहर की तरफ चले जाएंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी। और इस स्पीशीज को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन तो था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने साथ NO2 को भी अटैच, इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीशीज बन जाएगी, जो कि हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया, तो यहाँ पर इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो होगा तो वो लॉस हो गया। तो अभी ये रीगेन करने के लिए स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ेगा। स्टेप नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, अच्छा स्टेप नंबर 3 में क्या होगा?
तो यही स्पीशी जो है अभी क्या होगा, शाबाश, यही स्पीशी जो मैंने ऊपर बना ली थी, इस स्पीशी को अगर आप गौर से देखें तो इससे ये जो हाइड्रोजन और ये जो NO2 है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, तो इसके निस्बत हाइड्रोजन वीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींच लेते हैं, उनके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो स्पीशी बन जाएगी आखिर में, वो देखें दोबारा इसके साथ अपने 3 बॉन्ड पूरे हो गए, जबकि यहाँ से H प्लस जो होगा तो वो माइनस यानी लॉस हो जाएगा, और यहाँ पर NO2 जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन, तो हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। और फिर आखिर में जो होगा तो ये H प्लस आके वो HSO4 जो होगा उसके साथ मिलकर फिर क्या बनाएगा, H2SO4 बना लेगा। तो ये हमारे पास बुनियादी स्टेप्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन स्टेप्स को पहले भी आपको पता होगा, और इसको स्टडी करने के बाद भी आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है तो ये स्टडी करते हैं। इस तरह अगर हम दूसरी तरफ जाएं और दूसरी तरफ हम थोड़ी स्टडी करें तो हमें मालूम होगा शाबाश कि सल्फोनेशन क्या होता है। तो सल्फोनेशन भी आपको पता है। उसी तरह दूसरा नंबर जो हमारे पास इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होगी सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन आपको पता है, यहाँ पे उसी तरह स्टेप नंबर 1 में जो होगा तो ये हमारे पास SO क्या बनेगा, शाबाश, SO व्हाट, SO3H बनेगा, या SO3 बनेगा, शाबाश, हाँ बिल्कुल जबरदस्त, यहाँ पे बनेगा SO3, हमारे पास बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, SO3 प्लस बनेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह स्टेप 2 में जो होगा तो ये अटैक करेगा, ठीक है ना, अटैक करेगा, बतौर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जिसके नतीजे में ये अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे, और रिजल्टेंट कंपाउंड हमारे पास आएगा लॉस ऑफ कैरेक्टर के साथ। फिर हाइड्रोजन है और यहाँ पर SO3 आ चुका है, और फिर हमारे पास स्टेप नंबर 3 में जो फाइनल स्टेप है तो यही स्पीशी आकर, ये काफी आसान रिएक्शन है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और इस मरतबा यही इलेक्ट्रॉन फिर अंदर की तरफ शिफ्टिंग होगी, जिससे हमारे पास टारगेटेड फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा SO3C, और नेक्स्ट जो हमारे पास होगा तो उसी तरह स्पेशल। तो ये हमारे पास सल्फोनेशन की एग्जांपल है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट जाएं तो वो है क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो क्लोरीनेशन में भी हमें इसी तरह का स्टेप दिखाई देगा, ठीक है। क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। क्लोरीनेशन यानी क्लोरो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्लोरीन होगा। तो इसमें हमारे पास कौन सी स्पीशीज बनेगी, शाबाश। इसी तरह मैकेनिज्म इसका कैसे होगा, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में कौन, ये जरा आसान है ना, फिर बोर भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आसान है। तो ये ClClAl Cl3 की मौजूदगी में, तो ये ElCl3 जो है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हैं। और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जब ब्रेकेज होगी तो हेटेरोलिटिक फिशन होगी, यहाँ पे ये एडजस्ट होगा, इससे बन जाएगा AlCl4 प्लस क्लोरीन जो है तो ये बतौर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और इसी तरह स्टेप नंबर 2 में फिर क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में उसी तरह ये लेट से बेंजीन है,
तो यहाँ पर क्लोरीन जो होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी वो कौन सी होगी शाबाश, वो स्पीशीज मेरे पास H, और यहाँ पे पॉजिटिव करेक्टर और यहाँ पे क्लोरीन, और इसी तरह फाइनल स्टेप हो जाएगा और लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और हमारे पास टारगेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो एक दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि आप इनको स्टडी करें, और वो स्टडी ये है कि जब हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होती है, यानी अल्काइलेशन की जो रिएक्शन होती है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। बाद हम क्या पढ़ते हैं शाबाश, 4th नंबर पर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन है तो वो दो किस्म के हैं, एक फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और एक फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एक हमारे पास है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन और एक है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन और एसाइलेशन तो उसी मैकेनिज्म से है, लेकिन इसमें मैं जो आपको एमसीक्यूज पढ़ाऊंगा उसकी तरफ जरा आप गौर से देखें। इसका जो प्रोडक्ट होगा एमसीक्यूज, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा शाबाश, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपके साथ बुक में भी गिवन है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जी सर, हाँ जी, बस ये वो 12-13 मिनट के बस राउंड कम बस, खैर इंशाल्लाह खत्म सर 8 मिनट के ज़रा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट होगा शाबाश अल्काइल बेंजीन, ये याद रखें। फिर वो जो ग्रुप भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल बेंजीन, XYZ, लेकिन फ्रेडल क्राफ्ट का जो एसाइलेशन का जो प्रोडक्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एमसीक्यूज। इसका जो प्रोडक्ट होगा तो ये होगा एरोमेटिक कीटोन, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन आएगा, जिसको हम एसीटोफिनोन भी कह सकते हैं, आपके बुक में गिवन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्काइलेशन अल्काइल बेंजीन और इसका जो एमसीक्यूज हैं तो वो एरोमेटिक कीटोन इस पे हम हासिल करते हैं। ये बहुत दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है, एरोमेटिक कीटोन का। फिर इसमें एक और जो है, तो यहाँ पर एमसीक्यूज में कुछ और बातें आ जाती हैं कि ये जो अल्काइलेशन है ना, अल्काइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो इनकी कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं, ये आती हैं, आपको पता होनी चाहिए। ड्रॉबैक्स ये है कि रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट मोनो अल्काइलेशन, इट गिव्स यूजुअली डाई और ट्राई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। पहला कि नॉट स्टॉप एट, यानी यहीं पर जो मोनो अल्काइलेशन होती है सिर्फ एक बेंजीन में जो बहुत ज्यादा होते हैं, नॉट स्टॉप एट मोनो अल्काइलेशन, तो फिर क्या होगा, इट गिव्स डाई ट्राई एटसेट्रा अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। एक तो इसकी ये ड्रॉबैक है कि अल्काइलेशन में एक जगह पे स्टॉप नहीं होता, तो ये भी एमसीक्यूज के लिए जो है तो एक पॉइंट आ सकता है कि फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का एक ड्रॉबैक ये कि डज इट कैन बी और इट कैन बी स्टॉप एट मोनो अल्काइलेशन, नो इट गिव्स ये। और द अल्काइल ग्रुप जो होगा तो वो रीअरेंज करके अदर प्रोडक्ट्स जो हैं तो बनाएगा। अगर अल्काइल ग्रुप हैवी होगा, यहाँ पे दूसरे नंबर लिखें, इफ लार्ज अल्काइल ग्रुप अटैच, तो क्या होगा, इट अंडर गोज रीअरेंजमेंट
reaction to give other product, ठीक है, टू गिव अदर प्रोडक्ट, ठीक है। ये फिर जरा इस तरह एक साइड में जमा हो चुके, लेकिन एक बात ये भी इस पे फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसको करते तो फिर आपसे पॉइंट्स वो होते, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्काइलेशन यानी फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में बातें थी। इसके बाद हम इसकी जो फर्दर वो पढ़ेंगे तो बेंजीन के जो आपके पास आते हैं कि बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने दे सकता है। एक एमसीक्यूज होगा आपके पास आएगा और दूसरा एमसीक्यूज आपके पास आएगा कि यहाँ पर मैं लिख लूँ बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और यहाँ पर लिख लूंगा कि बेंजीन शाबाश डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने देता है। तो इसका आंसर होगा 6। लोग A1 लिखते हैं तो A1 तो कोई बात ही नहीं, मैं भी आपको समझाता हूँ। और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कितने होते हैं, शाबाश हमारे पास 3। किस तरह, अभी आप देखें, अगर एक सब्स्टिट्यूट आता है मोनो वो इस पोजीशन पे लगता है तो ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन चूंकि बॉन्ड तो इक्विवेलेंट है हर एक तरफ से, अगर वो यहाँ पे अटैच होते तो ये दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर बॉन्ड इक्विवेलेंट हो तो ये यहाँ पे भी ये 3, ठीक है। अगर बॉन्ड इसी तरह सेम है तो यहाँ पे ये 4, अगर बॉन्ड सेम है तो इस तरह आकर ये 5, अगर बॉन्ड सेम है तब तरफ तो फिर इसका चांस हो यहाँ पे भी हो सकता है। तो 6 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे सकते हैं क्योंकि अब तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो ये 1, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 कैसे होगा, ये हमारे पास x पहले से है तो डाई का दूसरा अगर यहाँ पे आ गया तो इसको 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और इसको हम ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर x है और y यहाँ पर आ गया तो इसको 1,3 पोजीशन है, इसको मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और अगर यहाँ पर हमारे पास ये x है और दूसरा यहाँ पे आ गया तो इसको 1,4 यानी पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये ईटा के 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 6 किस्म के दे सकता है, जबकि डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 किस्म के, 1,2 ऑर्थो, 1,3 मेटा और 1,4 पैरा, ठीक है। इसके बाद जब हम ये चीजें पढ़ लें तो इसमें हम डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में 2 चीजें पढ़ेंगे हमारे पास, शाबाश। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में हम, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, 2 चीजें पढ़ेंगे, शाबाश। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक हमारे पास है ओरिएंटेशन इफेक्ट, एक हमारे पास है ओरिएंटेशन इफेक्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें तमाम आसान बातें हैं। और दूसरा हमारे पास है रिएक्टिविटी इफेक्ट, रिएक्टिविटी इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट जो है तो फिर इसमें हमारे पास फर्दर ओरिएंटेशन, ये डायरेक्शन दूसरे को, पहला वाला जब दूसरे को डायरेक्शन बताएगा तो ये हमारे पास होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और एक हमारे पास आएगा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ये इसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, लेकिन अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे रिएक्टिविटी में तो इसमें हमारे पास एक होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, शाबाश। और एक हमारे पास होगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको पता होने चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है तो वो कौन से हैं, जो अगले को रास्ता ऑर्थो पैरा का बताएं
तो ये आपके पास ईटा के एमसीक्यूज आने के। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं शाबाश? तो ये हमारे पास कौन से हैं? Cl माइनस है शाबाश, इस तरह Br माइनस है, इस तरह I माइनस है, इसके अलावा OH ग्रुप हमारे पास है, इस तरह NH2 ग्रुप हमारे पास है, क्योंकि इसके साथ भी लोन पेयर है, क्योंकि इसके साथ भी दो लोन पेयर है, इसके साथ भी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह इसके अलावा जो है तो CH3 जो एक्सेप्शनल है, इसमें ये अल्काइल ग्रुप जो है तो मैंने रेड मार्कर से ड्रा किया है कि ये क्यों, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एग्जांपल्स में आ सकते हैं। और इसका वजह, इसकी दूसरी वजह क्या है शाबाश? ये क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है तो उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इस एरो का मतलब है इंक्रीज। ये बीटा में आता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा करते हैं, ठीक है। और इसमें भी होता क्या है जो मैं आपको समझाने लगा हूं वो ये है कि ये अल्काइल ग्रुप किस तरह है, इसमें क्या रीजन है। तो इसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक बनाऊं OH की अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, NH2 की भी दे सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो होता इस तरह है कि ये अपनी लोन पेयर जब देगा तो ये कौन सा ग्रुप है? ऑर्थो पैरा। तो ऑर्थो पैरा ग्रुप जो होगा तो ये कौन सा ग्रुप होगा? ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये बेंजीन ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो इसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो देखो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई है, जब यहाँ पर होता है तो ये यहाँ पर देखें पैरा ग्रुप पे फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ये अगर यहाँ शेयर होते हैं तो ये जो है तो यहाँ पे शेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे देखकर खुश हो रहा होता है कि चलो मेरे लिए तो ये पोजीशन भी है, ऑर्थो भी है, मेरे लिए पैरा भी है, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ पे अटैक कर देगा या यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन अगर आप पूछना चाहेंगे चलो सर हम तो मान लेते हैं कि ये तो लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन अगर मैं अल्काइल को देखूं सर, अगर मैं अल्काइल को देखूं, अगर मैं अल्काइल में यहाँ CH3 ग्रुप अटैच कर लूं तो CH3 के पास तो लोन पेयर नहीं है, तो फिर ये कैसे इलेक्ट्रॉन देगा? तो इसलिए ये इस तरह करता है कि ये अपने इस पूरे सिग्मा बॉन्ड को यहाँ पर दे देता है और फिर उसी तरह यहाँ पे वही फिनोमेना चलता रहता है जो इससे पहले मैंने भी आपको पिछले OH में बताया। तो ये भी अपना क्या करता है? अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देता है और इस फिनोमेना को कहते हैं कि अल्काइल इज ऑर्थो पैरा ग्रुप। और किसकी वजह से? रीजन क्या है? ड्यू टू, इसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसको क्या कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? जब कोई ग्रुप अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। कभी कभी इस टॉपिक को दूसरा नाम दिया गया, इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये भी आपको पता चले कि अल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू विच? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन और ड्यू टू नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें लोन पेयर नहीं होगा, ना पाई इलेक्ट्रॉन देगा, बल्कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की कारोबार करता है और इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। इस तरह अगर हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरफ जाएं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो फिर इसमें हमारे पास एक तो आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, विथड्रॉइंग ग्रुप। ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा देगा नहीं। इसमें और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं? आपके बुक में भी है, याद रखें NO2, ठीक है। ये है CN साइनाइड, इस तरह CHO अल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, ये हमारे पास ग्रुप हैं। इसके अलावा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होगा शाबाश? इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है
वो ऑर्था पैरा पोजीशन पे क्या होगी, शाबाश, डिक्रीज होगी। ये हमारे पास ईटा का एमसीक्यूज पॉइंट ये भी आता है, ये भी एमसीक्यूज में बहुत दफा आए हैं और ये भी बहुत दफा आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके अलावा अगर हम रिएक्टिविटी इफेक्ट को डिस्कस करें, दूसरे नंबर पे रिएक्टिविटी इफेक्ट को डिस्कस करें, तो रिएक्टिविटी इफेक्ट में हमारे पास कौन कौन से हैं, शाबाश। ए नंबर हमारे पास हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स से क्या होते हैं, जो रिएक्टिविटी को ज्यादा करें वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। और कौन कौन सी हैं, इनकी एग्जांपल हमारे पास ऑर्थो और पैरा जो एग्जांपल्स हैं, तो वो सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें एक एग्जांपल जो एक्सेप्शनल आ रही है, एक्सेप्शंस हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस हमने पढ़ा कि ऑर्थो पैरा है, मगर ये जो है तो ये एक्टिवेटिंग नहीं है, ये हमारे पास डीएक्टिवेटिंग है। तो इसके लिए हम फिनोमेना को अभी इस आगे टॉपिक में डिस्कस करते हैं, और वो अगला टॉपिक है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को अगर हम देखें तो डीएक्टिवेटिंग जो है तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। और अगर हम इसकी एग्जांपल पढ़ें तो इसमें हेलोजेंस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हेलोजेंस में इस तरह होता है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाऊं और यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे क्लोरीन बनाऊं, तो अगर आप देखें तो क्लोरीन के साथ यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो आप कहेंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होगी तो इस मर्तबा कम होगी। ये क्या हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर डोमिनेंट होगा, तो इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ओरिएंटेशन इफेक्ट और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हुए, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम इस पे जो है तो कुछ एमसीक्यूज भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक है पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में ये होता है, एक तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक डाई है और एक पॉली है। तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड में ये होता है कि जब ज्यादा ग्रुप्स उसमें अटैच हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल, एक एमसीक्यूज आपको करवाता हूँ, आपके बुक के साथ रिलेटेड है। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नीड सेवियर कंडीशन, इनमें से कौन सा सेवियर कंडीशन, सख्त हालात चाहिए फॉर इट्स फॉर्मेशन, अपने बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो इसमें होगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। बी नंबर इसमें हमारे पास होगा 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये ज्यादा चाहेगा। सी नंबर ऑप्शन होगा 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और ये डी नंबर आपके बुक में ये बाकायदा है जो ऑल हैव सेम। तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें से हमारे पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन है जो सी के साथ करेक्ट है, रेज योर हैंड्स प्लीज। आज आपने रेज नहीं किया हाथ। सी के साथ जो एग्री हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी के साथ मैक्सिमम एग्री हैं, तो मैं इसको यहाँ पे समझा भी दूंगा, कोई बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो आप जरा देखें, जो पहले हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन के लिए जो नाइट्रोबेंजीन है, तो वो इस तरह हो गए, देखिए ये नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। अगर बी को डाइनाइट्रोबेंजीन है तो ये हमारे पास एक यहाँ पर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक यहाँ पर होगा। और अगर सी नंबर को देखें हम, हमारे पास एक
1, 3 और 5, ये यहाँ पर है, ठीक। तो और डी, अच्छा तो अभी हमारे पास अगर देखें इसके साथ जो हालात चाहिए थे, इसके साथ जो हालात चाहिए थी वो 60 सेंटीग्रेड था, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, ये तो NO2 है, ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, NO2 अभी हमने पढ़ा है। और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये भी लेंगे ये भी लेंगे, तो इसके लिए जो टेम्परेचर होता है तो वो 100 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है तो यहाँ पर तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहे, तो यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से, तो ये तो और डीएक्टिवेट करेगा, तो इसके लिए 100 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन साथ साथ में इसके लिए जो मिक्सचर है, चूंकि नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, HNO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर होगा। इसके लिए भी HNO3 प्लस H2SO4 का होगा, और इसके लिए भी HNO3 प्लस H2SO4 का होगा। लेकिन इसमें हमारे पास जो H2SO4 होगा तो वो ये तो सिवियर कंडीशन है, 3 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी और सख्त हालत में होती है, फ्यूमिंग हालत में होगा। ये आपके बुक का टॉपिक है, बिल्कुल पॉली सब्स्टिट्यूटेड आखिरी प्रोडक्ट को देखें तो यही एग्जांपल दी गई है और यही एमसीक्यूज अराइज भी हो सकती हैं। तो ये आपका जो है तो चैप्टर नंबर 2 का जो एंड हो गया, और इसके साथ जो है तो और भी बहुत से एग्जाम्पल्स यानी एमसीक्यूज आ सकते हैं। और अगर वो एमसीक्यूज मैं आपको बताना चाहूँ तो चले मैं आपको एक एमसीक्यूज, पहला तो एक एमसीक्यूज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो एक एमसीक्यूज ये याद रखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया था कि तमाम की रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको आखिर में बताऊंगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा जो है तो अल्कीन की है, तमाम की तमाम अगर देखें, इसके बाद हम कहते हैं कि अल्काइन की आती है, इसके बाद हम कहते हैं कि फिर बेंजीन की आती है, इसके बाद अगर हम देखें तो साइक्लो अल्केन आता है, और इसके बाद अगर हम देखें तो अल्केन आता है। तो ये एमसीक्यूज तो आप अपने साथ बिल्कुल लिख लिए, तो पूरे चैप्टर का खुलासा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर बेंजीन, फिर साइक्लो, और अल्केन सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। एक तो एमसीक्यूज अपने साथ आप ये याद रखने, बहुत जरूरी एमसीक्यूज है। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो एमसीक्यूज आपके साथ कौन सा होगा, शाबाश। वो एमसीक्यूज ये है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, among the following, shabash, among the following the strongest, last question sir, the last, हाँ sir, ना बस राजी, बस लास्ट आखिर यू मिनट ता सुराना कहीं बस जल लगा राशि का ना सर चढ़ता लाड़ी बस वो शोश हो राशि, बस राशि। The strongest acid is, शाबाश। ए हमारे पास है बेंजीन, बी हमारे पास है इथीन, सी हमारे पास है इथाइन, और डी हमारे पास है इथेन। तो जरा इसके लिए जो लॉजिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। जितनी एस कैरेक्टर ज्यादा होगी उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कौन सा है, sp2 बेंजीन में, इथीन में भी sp2 है, इथाइन में sp है, जबकि इथेन में sp3 है, तो लिहाजा ऑप्शन सी हमारे पास ठीक है, सी है। तो इस तरह इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन जो हैं तो और भी आप देखें, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ से क्वेश्चन जो है तो सेलेक्ट सही करेक्शन करेंगे, ठीक है। नूर अफसर से बड़ा शीता